अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वाई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे, क्यों ना कोई दूसरी जगह करे। इस टॉपिक पे हम लोग जब बाहर थे हर वक्त ये बहस होती रहती थी कि जो हम सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसको हम कहाँ लगाएं। चॉइसेस वहाँ बहुत थी, पूरी दुनिया हमारे डिपॉजिट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और इस सिलसिले में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम का, जिसने एडवोकेट किया इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। 88 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, हमारी ये सोच है कि जिन लोगों ने हमारी बात सुनी उन्होंने पाकिस्तान में रियल इस्टेट में और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंपेयर टू जो लोगों ने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें भी बेशुमार हैं और हम इन दोनों और लोग कहते रहते हैं। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मेरे ख्याल में 90% जो हमारे जानने पहचानने वाले लोग थे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और पाकिस्तान को खैर बात कहा और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के मुल्कों में जाकर सेटल हो गए। आज इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो प्रोमिनेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि अब पाकिस्तान में सेटल्ड हैं एंड वेरी वेल ऑफ हैं। सबसे पहले आपको तारुफ कराता हूँ बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़ी शख्सियत कैप्टन खलील रहमान साहब को। कैप्टन खलील रहमान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD भी हैं और इन्होंने शिपिंग इंडस्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, जो कि मेरे ख्याल में वाहिद किताब है। साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है जो चलाते हैं पाकिस्तान में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब के, जो कि वर्ल्ड वाइड वेल नोन एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं एज ए प्रोफेशनल। इन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन सारा का सारा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। इनके पास न्यूयॉर्क में काम करते रहे, इनके पास भी चॉइसेस थी। मेरा ख्याल है कि इन्होंने सही चॉइस किया है। जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। कैप्टन खलील रहमान से मैं शुरू करता हूँ। कैप्टन साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रता रहा है, अभी भी गुज़र रहा है, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं। इस एक बैलेंस करके आप कुछ बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या रुकावटें हैं जो हमारे 90% मिसाल के तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चले गए कनाडा वगैरह, यहाँ से भी लोग बिज़नेस उखाड़ के और पैसे लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंट मैंने एक खबर सुनी है कि बहुत सारे बिजनेसमैन उठ के बांग्लादेश जा रहे हैं कि वहाँ बिज़नेस करने में आसानियाँ हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप किस साइड को ज़्यादा, क्या रुकावटें हैं ये थोड़ी सी बताएं ताकि हम उसको ओवरकम करने की बात करें। मेरा ख्याल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें पाकिस्तान में। हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। आपका जो मौजू है वो बहुत अच्छा है कि क्यों ना करें, बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जिससे बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए और बढ़े। लेकिन आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए कि जो वेल्थ है वो एक पानी की तरह है कि वो वेल्थ उस तरफ को बहती है जहाँ को हालात साजगार हों, तो पानी वहीं रिटर्न अच्छे हों, रिटर्न अच्छे हों तो वही मतलब हालात अच्छे हों। तो अब अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली हम कोशिश ज़रूर करें, रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, और आपने मेरा सवाल भी आपका बिल्कुल रिलेटेड है और यही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है जो मैं समझता हूँ कि आपने जो दो स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी की बात की, मेरा अपना नज़रिया ये है, अगेन आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, आप या और इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मैं दोनों को, हालांकि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला है वो एक बैरोमीटर तस्वुर किया जाता है इकोनॉमी देखने के लिए, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि खाली उसको देखने से काम नहीं चलता है, उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है जो काम करती है। अब
अगर ऐसा नहीं हो रहा और आपने कहा कि लोग यहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं और बहुत चले गए हैं, तो वो फैक्टर्स हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो बिजनेसमैन है, जो भी यहाँ बिजनेस कर रहा है, चाहे वो पान की दुकान हो या बहुत बड़ी बिजनेस हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है, ख़ासतौर से वो बिजनेसमैन जो कि मोर देन 4 पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, एज ए पॉलिसी वी मस्ट रिस्पेक्ट देम। बिल्कुल, हम उनको, ये हम लोग चैरिटी की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो आदमी 4 लोगों को रोजी दे रहा है, इसको टाइम दे रहा है, इज्जत से उसको पैसे दे रहा है, इससे बढ़ के क्या चैरिटी हो सकती है? आप वैसे खैरात कितना कर लेंगे, क्या हो जाएगा उससे? वो सस्टेनेबल भी नहीं होगा, एक दिन पर पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को एक ऑर्गेनाइज करके जॉब दे देते हैं। बिल्कुल सही। आई डोंट थिंक एनी philanthropist is bigger than the guy who has given the maximum number of jobs anywhere in the world। और दुनिया भर में ऐसे लोगों को मोहसिन माना जाता है, ताकि दुश्मन जैसा कि पोर्ट्रे किया जाता है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो उनको फुल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मुझे बिजनेस में 42 साल हो गए और मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है, वो बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है, ये तो वो है। हाँ, शायद ये भी हो कि किसी शख्स को भी रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो बहुत अहम है। उसको हमें समझना चाहिए कि मुल्क की खुशहाली और जो आपकी गुर्बत का खात्मा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप अगर कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक 10 एजेंसी से आपका वास्ता, 3 एजेंसीज आपको बॉदर करती हैं। हाँ, इस मुल्क में, तो दुनिया में मेरे ख्याल में कहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं। और फिर ये है कि उसमें ये कंसीडरेशन भी आती है तो वो एजेंसी ज़्यादा फाल और एक्टिव हो जाती है। हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मोर और लेस जो है वो ट्रेंड वही रहती है फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर एनी रीजन, फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन कलेक्टिवली मैं नहीं समझता। इसीलिए आप देखिए कि 60s के बाद 60 और 70 का पीरियड है जिसमें कुछ इंडस्ट्री पनपी और वो हुई जो वजूहत थी, लेकिन उसमें यही था कि बिजनेसमैन रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत भी की जाती थी और वो सब कुछ। अब हम ये कहें कि बिजनेसमैन बेईमानी नहीं करता या नहीं करेगा, या वो कहीं का भी बिजनेसमैन होगा, वो बिजनेसमैन है, नेचर है थोड़ी बहुत तो उसका ये कंसिडरेशन के अच्छा। फिर हमारे यहाँ कोई कहीं जो वो ये नहीं अकल इस्तेमाल करते कि अगर एक बिजनेसमैन की कंपनी अगर 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से या 20 साल से वो बिजनेस कर रहा हो, वो टैक्स आपको दे रहा है, तो टैक्स तो वो दे रहा है, उसके बाद जॉब भी क्रिएट कर रहा है। आप देखिए, हो सकता है कि वो 200 आदमियों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, किसी ने 20 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, अहम बात ये दो आज है। उसको वो रूट के चला जाता है इस मुल्क से, बिल्कुल, तो वो 20 लोग ना बेकार हो गए, वो चले गए, और फिर ये मल्टीप्लाई होता है, ये 2 into 4, 4 into 4 is 16, इट गोज ऑन लाइक दैट। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। खलील भाई, ये जो एक आम आदमी को, चाहे बाहर वाले को तो खैर ज़्यादा ही है, जो टेररिज्म वगैरह का जो मसला है वही इतना बड़ा इशू होता है कि उनको लिए डिसीजन, खासतौर से अगर इशू ये है कि आपने 10 साल 20 साल मिडल ईस्ट में कमाया या कहीं और कमाया, तो उसको सेटलमेंट करना है कि पाकिस्तान में सेटल हो या कनाडा वगैरह में हो, तो सिर्फ टेररिज्म और क्राइम जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, बाकी चीज़ें तो साइड में हो जाती है। ये हम लोग देखते रहे डे टू डे बेसिस पे। बहुत सारे हमारे साथी थे, उनको ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी कि जो हम लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई, और जो उससे आमदनी आ सकती है यहाँ, अगर आपके पास 2-3 बड़े प्रॉपर्टीज़ हों, उसका रेंट इज़ मोर देन एनफ टू सस्टेन यू बिकॉज द कॉस्ट इज़ रिलेटिवली चीपर। उसी के मुकाबले में उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका में मिसाल के तौर आपने कर लिया, मिसाल में अमेरिका में $1 मिलियन भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन स्टिल यू आर नॉट रिलैक्स्ड और इजी। जबकि यहाँ जिस ज़माने में हम लोगों ने 2 लाख 4 लाख में 1980s में, अर्ली 90s में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, शादी हॉल, ये वो, आज उनकी अगर वो बेचने जाए तो 16-18 करोड़ की बिकती है। वैसी आमदनी 1-1 करोड़ रुपये है एक शादी हॉल से। 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में तो बहुत है, एक अच्छे खासे फैमिली के लिए, डिफेंस में रहने वाले के लिए भी सालाना 1 करोड़ की आमदनी काफ़ी है, एंड इज जस्ट रेंट।
और प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट कर रही है वो अपनी जगह पे, वो तो आज 16 करोड़ का है तो थोड़ी बार 20 करोड़ का हो जाएगा। तो बड़े रिलैक्स हो गए हैं। एक एग्जांपल आपकी भी है माशाल्लाह, शिप पे कमाया आपने, इलाके यहाँ इन्वेस्ट किया, आज माशाल्लाह वो आपकी जो प्रॉपर्टी थी इतनी बढ़ गई। इसी तरह मुबीन ने भी अपने अमेरिका के पैसे सारे यहाँ अपने घर में लगाए और चीज़ों में फैक्ट्री में लगाया, वो अप्रिशिएट कर गया। मगर ये जो टेररिज्म है ना, उसको देख के लोग कह देते कि यार छोड़ो, ये मुल्क को भूल जाओ, ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन तो है लेकिन रिस्क ऑफ गोइंग देयर इज सो हाई कि लेट्स गो टू समवेयर एल्स, वहां जाके वो तकलीफ में रहते हैं। तो टेररिज्म के बारे में आप कहिए, व्हाट यू सी एज द रूट कॉज? जो मैं देखता हूँ, देखिए ये जो टेररिज्म है ये पिछले 10 या 15 साल में डेवलप हुई, ज़्यादा हुई, जिससे बिजनेस अफेक्ट हुई, या चलिए बहुत आप जाएंगे तो 90 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो उससे पहले से रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ टेररिज्म एंड प्रोबब्ली ये 72 में जो नेशनलाइजेशन हुई और उसके बाद जो प्रॉब्लम आया जिसने हम जैसे लोगों को प्रॉम्प्ट किया बाहर जाने के। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी से पास करके निकला था एक नॉर्मल सिचुएशन में, तो मुझे यहीं बहुत अच्छी जॉब मिल जाती, मुझे क्या जरूरत थी कि 25 साल में खौरी करता बाहर के मुल्कों में। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिट हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर चले गए। जो बाहर चले गए तो उन्होंने एक आदमी ने अपने अच्छी खासी फैमिलीज को संभाल लिया, लेकिन जो जिनको वो मौका नहीं मिला वो तो फिर वो टेररिज्म वाले के चक्करों में क्राइम में पड़ गए। तो आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि ये 70s का नेशनलाइजेशन या स्लोडाउन वो भी बहुत क्रिएटेड इफेक्ट टू कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। वही जो मैंने कहा कि बिजनेसमैन को प्रॉपर रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो उसी में आ जाता है कि आपने रिस्पेक्ट नहीं की और वो इंडस्ट्रीज जो थी आफ्टर 70 बिटवीन 70 और 74 नेशनलाइज कर लिया गया। आप टीवी पे पहले भी बोलते रहे इस बारे में, जैसे आपने शिपिंग इंडस्ट्री जो आपने किताब भी लिखी है तो कोटेड है, उसमें बताया कि एक रात को एकदम से एक ऑर्डर आया और जो शिप ओनर था वो बेचारा रोड पे खड़ा रह गया, उसकी बिल्डिंग भी छीन ली, उसकी शिप भी खरीद ली। उस शिप्स को खड़ा करके आपने एक कंपनी बनाई, आप बड़े आसानी से उसका शेयर दे सकते थे, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं थी ना, वो शेयर होल्डर तो हो ही सकता था। कंपनी एज इट इज चलती, वो भी नहीं दिया, लोग हार्ट अटैक हो गया, लोग मुल्क छोड़ के चले गए। ऐसे बड़े इस तरह का जुल्म जब आप करेंगे बिजनेसमैन के साथ जिसने पूरी जिंदगी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल शिप की है, इसी तरह और इंडस्ट्रीज में जो एक खास जो आपने जिस पे रोशनी डाली उसके रेफरेंस से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपकी रियल एस्टेट जो है वो हो या शादी हॉल हो या और बहुत सारी है, उसको मैं इंडस्ट्री तो मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये वो इंडस्ट्री नहीं है जो कि आपको एक बूस्ट दे सके वर्ल्ड इकोनॉमी में, या आप वो कर सकें। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, आप शिपिंग में जाएं, आप एयर में जाएं, आप कंस्ट्रक्शन में अगर जाना है, फिशिंग में जाएं, फिशिंग बहुत बड़ा है, बहुत हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्कोप है फिशिंग इंडस्ट्री में। जी हाँ, तो 1000 मील में आपके 3-4 गांव हैं जो सो कॉल्ड फिशिंग गांव है, बाकी कुछ भी खाली पड़ा हुआ है और आपकी मछली पकड़ के दुनिया भर के लोग लेके जा रहे हैं। इसी तरह कार इंडस्ट्री है, अब यहाँ $1 में लोग काम करते हैं, अमेरिका में $70 में काम करते हैं। नेचर जैसा आपने कहा कि पैसा तो घूमता है उस तरफ जिधर गहराई नजर आती है, जहाँ ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। हर कार मैन्युफैक्चर की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में फैक्ट्री लगा ले, यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, वेल्डिंग रंग करना कोई इनके लिए बड़ा मसला नहीं। प्लस पॉइंट अगर आप इन्वेस्टमेंट से देखें तो पाकिस्तान के बहुत हैं, आबादी है, कंजम्पशन है। अच्छा, अगर हमारी आबादी ना होती, 10 करोड़ जवान लोग ना होते तो हम इंडस्ट्री आती भी तो हम उसको कहाँ उन लोगों स्टाफ नहीं दे सकते थे। यहाँ तो स्टाफ भी है, सस्ता भी है। हाँ मोदी साहब, जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि पाकिस्तान में वर्क फोर्स, इसमें एक्चुअली 3-4 रीजंस हैं जो की रीजंस जिसको कहना चाहिए कि वाई शुड वी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान और एनीबडी एल्स शुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो काफ़ी, जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ये रशियन कंट्रीज जो थे जो आज़ाद हुए, काज़ाख्स्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हैं, ये गुजरगा है पाकिस्तान इनकी। एक तो ये वजह है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है पाकिस्तान की कि आप यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई होगी और वो कम नहीं होगी। दूसरा, ट्रेन वर्कफोर्स, ट्रेन वर्कफोर्स यहाँ पे इतना है, 170 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की और उसमें टेक्निकल लोग इतने ज़्यादा हैं। पूरे मिडल ईस्ट की जो इंडस्ट्री है वो पाकिस्तानी वर्कफोर्स चला रही है।
और बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, उसमें बास प्लांट्स में तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है, मतलब मोर देन 0.5% जो आधे से ज्यादा। जी हाँ, बैंकिंग में भी सब जगह मिडिल एंड अपर मैनेजमेंट लेवल पे तो पाकिस्तानी छाए हुए हैं इस वक्त। तीसरा जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज पिछले 10 साल में जो पॉलिसीज रही हैं मुशर्रफ एरा में खासतौर से, उसमें आप देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है पाकिस्तान में वो सन 2001 में 1.98% थी सिर्फ, जो कि बढ़ के 2005 में तकरीबन 7.7। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहता हूँ, जब ABN AMRO या हांगकांग शंघाई जैसे बैंक जब किसी इलाके को में जाने का सोचते हैं या उसको जब एनालाइज करते हैं तो वो 5 साल 10 साल 20 साल को नहीं देखते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म पीछे भी जाते हैं आगे भी जाते हैं। ABN AMRO में 86 वगैरह में जब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, तो एक ऑप्शन तो ये था कि पाकिस्तान से चले जाओ, अगर इतना ही ख़राब है तो चले जाओ यहाँ से। और मैंने ये अपने रिपोर्ट में लिखा भी कि भाई आप इतने छोटे पैमाने पे आप काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का आपको फ़ायदा हो रहा है, इसको बंद कर, वो एनर्जी हम कहीं और लगाएं। मेरे 5 मुल्क मेरे अंडर में थे, उसमें एक पाकिस्तान भी था। मैंने कहा वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन 1 लाख रुपीज़, मैंने कहा मुझसे ले लो या बंद कर दो। देखें जैसे अगर पाकिस्तान के में करना है तो करो। और फिर उस पर जो हम लोगों ने लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की, उसमें हमने ये भी देखा कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बिफोर कॉलोनाइजेशन। जी जी हम डच बैंक में बैठे हुए हमने ये साबित करने की कोशिश की कि जिस तरह से डचों ने जाके इंडोनेशिया पे कब्जा किया तो उस वक्त इंडोनेशिया की क्या पोजीशन थी, तो ये पता चला कि इंडोनेशिया वाज द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 14% प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर दुनिया में 100 चीज़ बनती थी 14 बनती थी इंडोनेशिया में, 30 बनती थी इंडिया में, 33 बनती थी चाइना में। यानी ये 3 को मिल को मिला लें तो आपने बल्क ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड को देख लिया, बाकी तो दुनिया में कुछ भी नहीं था। ब्राज़ील उसके बाद बड़ा इकोनॉमी था, यूरोप में तो कुछ नहीं था। ये गोरे जानते थे। और ये जब हम लोग फिर से इसी आर्गूमेंट को लेकर आए, आज हॉलैंड वो ना होता जो है अगर इंडोनेशिया पे कब्जा नहीं करता, इंग्लैंड वो ना होता जो आज है अगर पाकिस्तान इंडिया पे, खासतौर से इंडिया सोने की चिड़िया। तो वो देखने के बाद जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर गिवन नेचुरल सर्कमस्टांसेस, डिफॉल्ट सिचुएशन की कॉलोनाइजेशन नहीं हो रही, हॉलैंड ने कभी कश्ती नहीं बनाई, वो कभी बाहर नहीं आया, इंग्लैंड नहीं आया, तो क्या होता? तो ये होता कि ये इसी इलाके में सारा बिजनेस होता, बाकी लोग यहीं से ले जाके खाते पीते मरते। वो खित्ता किसी वजह से गरीब हो गया है तो कुदरत का निज़ाम यह है कि वो गरीब रहेगा नहीं, वो फिर से अमीर होगा। और चाइना ने ये बात साबित कर दी विद इन नो टाइम, 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सारी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ शिफ्ट हो गई, अमेरिका वगैरह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। वही चीज़ पाकिस्तान में भी होनी है आज न कल। चाइना और इंडिया के बाद पाकिस्तान ही सबसे बड़ी इकोनॉमी है इस रीजन में। और ख़ास तौर से पाकिस्तान इंडिया में अगर सोने पे सुहागा हो जाएगा उस दिन कि जो सार्क का एग्रीमेंट हमने आज से बहुत साल पहले साइन किया हुआ है, जिसके तहत साफ्टा के अंदर ये पूरा रीजन जो है ना एक मुल्क बन जाएगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली इन 2013, 3 साल बाद। और 2016 में तो कंप्लीट कोई डिफरेंस नहीं रहेगा बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भूटान और नेपाल और श्रीलंका। Everything will be moving and people also will be moving slowly. It will create a market of 1.4 billion, which will be bigger than China. तो मेरी तो अपनी बिल्कुल क्लियर कट सोच है कि 16 के बाद जो हम रेस लगाएंगे तो we will become the biggest economy of the world. China will be number 2. अमेरिका तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इन सब को देखते हुए पॉलिसीज बनती हैं। और ABN में I was able to increase my limit from 2 million to 35 on this basis. मैंने कहा अभी की मुश्किलात को छोड़ दो, मुल्कों के ज़िंदगी में 30-40 साल कोई अहमियत नहीं रखते। यहाँ तो हम 500 साल की बात कर रहे हैं। देखिए ना, जैसे चौथा इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आपने देखी कि पिछले 10 साल में जो ग्रोथ की है वो 900% से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रोथ किया है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। जी, मुझे याद है जब मैंने पहली दफ़ा यहाँ के IPOs आए बैंकों के, खैबर बैंक, यूनियन बैंक, इंडस बैंक, तो हम लोगों ने सबसे कहा अपने जितने मेंबर्स थे OPIF के कि भाई जाओ भर दो। तो मैंने यार पाकिस्तान पता नहीं क्या होगा, ये शेयर नीचे चला जाएगा। 10 रुपये की तो बात है यार, भर दे। भर दिया लोगों ने और वाकई वो नीचे चला गया। 10 रुपये का शेयर काफ़ी दिनों तक यूनियन बैंक वगैरह का 6 रुपये पे रहा। तो मैं उनको तसल्ली ये देता था कि भाई ये वक्ती चीज़ है, प्लीज़ डोंट सेल इट, कीप इट। वही यूनियन बैंक का शेयर हमने 100-125 रुपये में बेचा।
इवेंचुअली मार्केट वाज एट 1000 लेवल। अब मेरी थ्योरी ये थी कि भाई ये डिप्रेस्ड मार्केट है, इट्स नॉट द रियल मार्केट। इसी तरह रियल एस्टेट जो उस ज़माने में 1980 में 1000 गज का ज़मीन आपको आसानी से मिल जाता था फेज़ 8 में 1 लाख रुपए में। जी हाँ। मेरे दोस्तों ने उसी ज़माने में ये गुलशन खाली पड़ा हुआ था, गुलिस्तान जौहर का, तो वैसे 4 लाख 3 लाख में बड़े बड़े एफएल साइट उन्होंने उठाए जिनकी आज कीमत 40-50 करोड़ रुपए। तो इतनी ग्रोथ तो दुनिया में कहीं नहीं हुई है। 92 में मेरे ख्याल में ये जो डाउजोन था वो 5-6 हज़ार पे था, आज 10,000 पे है। हम लोग 1,000 से उठ के 15,000 तक गए और गिर के 10,000 पे हो गए। हम जैसे लोगों को तो कोई लॉस नहीं हुआ ये 15,000 से 10,000 आने पे, क्योंकि अभी भी हम 10 गुना ऊपर हैं। ये ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टडी जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड का रिसेशन आया 2008 और 2009 में, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा उसको सेटबैक हुआ। वो तो पूरा दुनिया में हुआ, दुनिया में हुआ। हाँ। हर जगह 30, 40, 50, 60% तक गिरी, कोई अजूबी बात तो नहीं। अदरवाइज पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, अभी मैं कल पढ़ रहा था राजीव शाह जो यूएसएड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं पाकिस्तान को जो लोग आफ्टर करते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे ट्रांसफार्मर एनर्जी की बहुत, एनर्जी, वाटर, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी, और यूएसएड जो है वो इन 3 सेक्टर में, खासतौर से एनर्जी सेक्टर में ये करने जा रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट काफी। देखिए ये जो आजकल प्रोटेस्ट हो रहा है ना, लोड शेडिंग की बात, प्रोटेस्ट भी है, एक तरह से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रहा है। ये लोड शेडिंग जिसका आप थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।